हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड इसमें हम जो है बात कर रहे थे अबाउट दी नेशनलिज्म, राइट। तो ये जो व्यूज है वो किस तरह से यहाँ पे राइज हो रहे थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूरोप। तो इसके बारे में हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे थे कि यूरोप में जो नेशनलिज्म के आइडियाज है वो किस तरह से राइज होते हैं, राइट। तो उन सिचुएशंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। सो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे जो है कुछ कंजर्वेटिव जो है वो दोबारा से राइज होते हैं आफ्टर दी 1815 के बाद में। तो वो क्या करते हैं कि जब नेपोलियन को जो है वो हरा देते हैं तो नेपोलियन ने जो है यहाँ पे कुछ हद तक जो एक तरह से लिबर्टी, फ्रीडम, इस तरह के जो आइडियाज को जो है उन्होंने यहाँ पे एक तरह से लागू किया था, इस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट किया था। तो 1815 के बाद में जब नेपोलियन को हरा दिया जाता है इन यूरोपियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, राइट, तो वो जो है क्या करते हैं दोबारा से जो पुराने कंजर्वेटिव आइडियाज होते हैं उन्हें जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं उनके ऊपर एंड वो क्या करते हैं कि स्टेट को खत्म करके दोबारा से जो है यहाँ पे जो मोनार्की है, राइट, वो लेके आते हैं। मोनार्की के ऊपर जो है वो ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इवन जो है प्रेस के ऊपर जो है काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इस तरह के लॉज को पास किया जाता है कि उनकी जो फ्रीडम होती है प्रेस की वो यहाँ पे जो है कर्व कर दी जाती है, उन्हें जो है खत्म कर दिया जाता है। जो प्रेस यहाँ पे फ्रीडम एंड लिबर्टी जैसे आइडियाज को ज्यादा जो है उसके ऊपर फोकस करती थी। ओके, तो अब जो है रेवोल्यूशनरीज, कुछ क्रांतिकारी जो है वो किस तरह से यहाँ पे उठते हैं एंड वो क्या करते हैं, राइट, इन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरह से वो सोल्व आउट करते हैं जो यहाँ पे यूरोप में देखने को मिल रही थी आफ्टर दी 15। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो 1815 के बाद में कुछ सालों तक अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, राइट, उनके मन में जो है यही डर रहता है कि उन्हें जो है दबाया जाएगा, उन्हें जो है रिप्रेस किया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो छिप जाते हैं एंड वहीं से जो है वो अपने जो काम होते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं। उन्होंने वहां पे कई सारी जो सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं वो यहाँ पे बनाई थी यूरोपियन स्टेट्स में, सो डैट कि और भी नए रेवोल्यूशनरीज को यहाँ पे ट्रेन किया जा सके, सो डैट कि जो इस तरह के रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं उन्हें जो है स्प्रेड किया जा सके पूरे यूरोप में। ओके, सो टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, तो इस समय में 1815 के समय में या फिर उसके फॉलोइंग ईयर्स जो थे 1815 के, उस समय में रेवोल्यूशनरी होना, इसका मतलब ये है कि वो जो मोनार्किकल रिफॉर्म्स हैं, जो कि मोनार्कीज हैं जितनी भी, उनको अपोज करना है, राइट, एंड इवन लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए यहाँ पे फाइट करनी है। ये मतलब था रेवोल्यूशनरी होने का 1815 के बाद में, राइट। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या चाहते थे, वो नेशन स्टेट्स यहाँ पे बनाना चाहते थे। मीन जो है वो एक पूरी कंट्री जो है यहाँ पे सभी मिलके रहेंगे, यहाँ पे जो है ब्रदरहुड, जो एक तरह से इस तरह की जो भावना है, राइट, पूरे नेशन में वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ना कि जो मोनार्की है, राइट। मोनार्की को जो है वो बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं करते थे, मोनार्की को खत्म करके वो नेशन स्टेट्स यहाँ पे बनाना चाहते थे। इस तरह की नेशन जो है यहाँ पे सभी को जो है इक्वल माना जाएगा, यहाँ पे जो इक्वेलिटी जो है वो यहाँ पे मिलेगी, फ्रीडम जो होती है हर किसी को वो यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह का नेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे बनाना चाहते थे। ओके, सो अब क्या होता है, उन्हीं में से, इन्हीं रेवोल्यूशनरी में से जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल था जिसका नाम था ग्यूसेप मज़नी, जो कि इटालियन रेवोल्यूशनरी था। ओके, एंड उनका जो जन्म था वो जेनेवा 1807 में हुआ था एंड वो भी जो है कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसी के वो मेंबर बनते हैं। तो 24 इयर्स के अभी जो है काफी यंग एज में ही थे, तो वो जो है जेल में पहुंच चुके थे 1831 में, क्योंकि उन्होंने जो है एक रेवोल्यूशन जो हुआ था लिगुरिया एरिया में, तो उसमें जो है उन्होंने हिस्सा लिया था, उसका वो पार्ट थे, राइट। एंड धीरे धीरे जो है वो और भी आगे बढ़ते जाते हैं एंड कुछ अंडरग्राउंड सोसाइटीज जो होती हैं, 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज उन्होंने बनाई थी। पहली थी यहाँ पे यंग इटली मर्सिल्स में एंड देन यंग यूरोप बनाई थी इन बर्न। तो इसमें जो है वही सारे मेंबर्स थे, लाइक माइंडेड यंग मैन थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट से इन सारे यंग मैन ने जो है इन सोसाइटीज को जो है ज्वाइन भी किया था, जो कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज को फॉलो करते थे।
सो माजिनी जो है वो ये बिलीव करते थे that God had intended nations to be the natural units of the mankind, कि जो nations है यहाँ पे जो country है वो एक natural unit है mankind की, चाहे वो किसी भी कास्ट से किसी भी creed से belong करता हो, वो एक unit के तौर पे मीन एक तरह से combine होके यहाँ पे रहेंगे, राइट। सो इटली जो है कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट्स, तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स जो है इटली में यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, ना ही यहाँ पे किंगडम्स बननी चाहिए। तो इटली जो है वो सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक जो है वो बनेगा विद द वाइडर अलायंस ऑफ द नेशन। ओके, सो दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी, तो ये जो यूनिफिकेशन होगा यहाँ पे सभी लोगों का, वही जो है इटालियन लिबर्टी का एक बेस बनेगा। तो डेट इज वाई जो है 1830 से लेके 1848 के बीच में जो है कई सारी रेवोल्यूशंस यहाँ पे होते हैं। तो जैसे कि कंजर्वेटिव जो रिजाइम्स यहाँ पे बनाई जाती है, नई मोनार्कीज 1815 के बाद में आती हैं, तो वो अपनी पावर को कंसोलिडेट अभी कर ही रही थी। तो दूसरी तरफ जो लिबरलिज्म एंड जो नेशनलिज्म जैसे जो आइडियाज थे वो यहाँ पे जो है उनकी वजह से कई सारे रेवोल्यूशंस जो है वो यूरोप में आपको देखने को मिल रहे थे, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स जो होती हैं, या फिर ऑटोमन एम्पायर एंड आयरलैंड एंड पोलैंड, इस सभी कंट्रीज में यहाँ पे जो है रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो होते हैं वो यहाँ पे पनप रहे थे। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म जो है वो यहाँ पे रेवोल्यूशन के साथ जो है वो ज्यादा एसोसिएट हो रहा था। ओके, ये जो आइडियाज है वो लोगों के मन तक पहुंच रहे थे। सो दीज रेवोल्यूशन जितने भी यहाँ पे जो हुए थे, इन्हें किन के द्वारा लीड किया गया था? जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वही जो है इन रेवोल्यूशंस को लीड कर रहे थे, जो कि मिडिल क्लास इलाइट थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट थे, वहीं से वो बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे। ये सभी प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स हो गए, या फिर कुछ कमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेंबर्स हो गए, तो वो जो है लिबरल नेशनलिस्ट यहाँ पे कहलाते थे। तो इन्हीं के द्वारा ही जो है सारे जितने भी रेवोल्यूशंस यहाँ पे हुए थे उनके द्वारा जो है यहाँ पे लीड किए गए थे इन सारे रेवोल्यूशंस को। ओके, सो सबसे पहला जो अपहील यहाँ पे होता है वो फ्रांस में होता है जुलाई 1830 में। एंड जो बर्बन किंग्स थे यहाँ पे who had been restored to the power during the conservative reaction after the 1815, जो है उन्हें यहाँ पे ओवरथ्रो कर दिया गया था लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। एंड यहाँ पे जो है लुइस फिलिप्स को जो है अपना वो हेड बना के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो होती है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है एक तरह से फोकस करती है, राइट। यहाँ पे जो है लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज जो है वो इसमें ऐड किए गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं एंड उनके हेड कौन रहते हैं? लुइस फिलिप। ओके, तो यहाँ पे एक कहावत है वो काफी मशहूर है कि जब कभी भी अगर यहाँ पे फ्रांस में कोई छींकता भी है तो उसका जो कोल्ड का इफेक्ट होता है वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। ओके, उसकी जो छींक है यहाँ पे वो पूरे यूरोप में आपको जो उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये कहावत जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि जैसे सबसे पहला रेवोल्यूशन जो है वो फ्रांस में हुआ था, तो उन्होंने बर्बर किंग्स जो अभी अपनी पावर को रिस्टोर ही कर रहे थे 1815 के बाद में, तो उन्हें जो है इन लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने ओवरथ्रो कर दिया था एंड वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो इंस्टॉल कर दी थी। एंड ये चीज जो है वो दूसरे यूरोप में भी फैल जाती है। तो ब्रुसेल्स में भी जो है इसी तरह की जो अपराइजिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सो विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। तो अब क्या होता है कि बेल्जियम जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। ओके, तो दूसरे यूरोप में भी जो है यहाँ पे ये सारी चीजें आप देखने को मिलती हैं। सो अब क्या था? एन इवेंट दैट मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो एक जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स होती हैं जब जो वो किस तरह से इन एजुकेटेड इलाइट्स के मन में आई थी, एक ग्रीक वॉर यहाँ पे इंडिपेंडेंस की हुई थी, उसको देख के जो है अब ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स होते हैं, जो देशभक्ति वाले जो आइडियाज होते हैं, राइट, वो इनके मन में जो है अब यहाँ पे पनपने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ग्रीस जो है वो एक समय में ऑटोमन एम्पायर का जो है पार्ट हुआ करता था सिंस द 15th सेंचुरी। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो है वो यहाँ पे स्पार्क ऑफ हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल है अमंग द ग्रीक्स वो यहाँ पे 1821 में स्टार्ट हुआ था। एंड जो नेशनलिस्ट इन द ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग इन द एग्जाइल। तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे
राइट। ग्रीस में उन्हें काफी सपोर्ट मिलती है उन ग्रीक लोगों से जो कि यहाँ पे जेल में थे, एंड कई सारे वेस्टर्न यूरोपियंस भी जो हैं वो इन नेशनलिस्ट को जो है काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। ओके। एंड इवन पोएट्स एंड आर्टिस्ट जो हैं वो भी इन सारे ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे इन्हें काफी लॉड करते हैं, उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद में इंग्लिश पोएट है लॉर्ड बेरन ऑर्गेनाइज दी फंड्स, तो वो जो है इन नेशनलिस्ट के लिए फंड्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड देन बाद में जाके जो है वो पोएट क्या करते हैं, खुद भी वॉर में जो है इंक्लूड हो जाते हैं, एंड जहाँ पे जो है उनकी डेथ हो जाती है फीवर की वजह से 1824 में। तो फाइनली यहाँ पे एक कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में ट्रीटी होती है, जिसकी वजह से जो ग्रीस है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। ओके। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई हुई थी, जब उनके मन में यहाँ पे ग्रीस के लोगों के मन में जो है नेशनलिज्म के जैसे जो आइडियाज थे वो यहाँ पे पनपे थे, देन उसके बाद में यहाँ पे ग्रीस ने क्या किया था, इन ग्रीक्स ने जो है अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट करवाने की जो लड़ाई होती वो यहाँ पे स्टार्ट की थी। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो है अब नेशनलिज्म के जो आइडियाज होते हैं वो दूसरे यूरोपियंस के मन में भी जो है वो पनप रहे थे, एंड वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने की अब कोशिश करते हैं। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।